वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। क्या आपने ये चैप्टर देखा? चैप्टर 4 एनिमेशन की शुरुआत किया है हमने इस वीडियो में। ये वीडियो आप देखे होंगे तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि हम ध्यान से देखिए इस तरीके के एनिमेशन को बनाने वाले हैं। पहले ये फ़ोटो स्लाइड होगा, फिर फेड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो वेबसाइट खुलते ही हेडर में इस तरीके का जो सेक्शन हम दिखाते हैं ना, उसे हीरो सेक्शन कहा जाता है। तो ऐसे एनिमेशन को हम हीरो सेक्शन एनिमेशन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये वेबसाइट खुलते ही हेडर सेक्शन में दिखेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोटो का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड को हमारे चैनल के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए, ज़रूर रिप्लाई जाएगा। शुरुआत करते हैं कि ऐसा एनिमेशन आप बनाओगे कैसे। कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए, जैसे मैंने ऐप के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए और फ़ोटो डाउनलोड करके इसी फोल्डर में रख लीजिएगा। इस तरीके से फ़ोटो का नाम मैंने डिफाइन करके रखा है डी। VS कोड में आ जाइए, फाइल में जाइए, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, इस ऐप को चूज़ कर लेंगे ऐसे। इसके अंदर फाइल क्रिएट कर लीजिए index.html के नाम से। हो सकता है आप एक्सटर्नल स्टाइल सेट भूल जाओ धीरे धीरे, इससे बेहतर है मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। तो एक्सटर्नल स्टाइल सेट का पेज क्रिएट कीजिए, ऐप फोल्डर के अंदर ही पेज का नाम डिफाइन कर दीजिएगा style.css। टेस्टिंग पर्पस के लिए बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड का वैल्यू सेट कर देंगे रेड। ये अलग पेज है, index.html अलग पेज है। हमें index.html में इस चीज़ को लिंक करना होगा, तो ये स्टाइल का फ़र्क आपको index.html में दिखेगा। href के वैल्यू में डिफाइन कर दीजिए अपने स्टाइल वाले फाइल का नाम। तो मैंने राइट कर दिया, मेरे फाइल का नाम है style.css। रेल एट्रीब्यूट यानी कि रिलेशनशिप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा स्टाइल सेट। अभी सेव करके रन करेंगे तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब जो हमने सेटअप किया है ना CSS फाइल का, वो 100% सही है। काम नहीं किया इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा। ये देखिए, मैंने फाइल का नाम गलती से स्टाइल्स रखा हुआ है, स्टाइल रख दीजिए क्योंकि यहाँ index.html में लिंक में href का वैल्यू डिफाइंड है style.css। अब सेव करके रन करते काम कर गया। CSS के कोड को हटा दीजिए। तो जब भी आप एक्सटर्नल फाइल को लिंक करते हो ना index.html में, इसी तरीके से बॉडी का कलर चेंज करके पहले टेस्ट कर लिया कीजिए। अगर वो काम करे तब जाकर आगे वर्क को प्रोसीड कीजिए। सबसे पहले तो जैसा ये दिख रहा है ना वैसा डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद एनिमेशन के बारे में सोचेंगे। तो पहले येलो वाला डब्बा बनाना होगा, तो डिव टैग से या हेडर टैग से हम बना सकते हैं उसको। तो बॉडी के अंदर मैंने डिव टैग को शुरू किया। डिव में आईडी या क्लास का वैल्यू कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैंने हेडर डिफाइन कर दिया। इसके अंदर एक और डिव शुरू करेंगे, इस डिव के अंदर इन तीनों चीज़ की कोडिंग होंगी। तो H1 के अंदर राइट कर दीजिए कोडिंग OTT, फिर इसके बाद P को शुरू कीजिए। इसके अंदर मैंने राइट कर दिया पावर्ड बाई वेब इंस्टीट्यूट। फिर इसके बाद यानी इस P टैग के बाद बटन टैग को शुरू कीजिए और इसमें कैपिटल लेटर में ऐसे राइट कर दीजिए विजिट नाउ। अब इस डिव के बाहर निकलिए, इमेज को इंसर्ट करेंगे। IMG टैग को शुरू कीजिए, SRC के वैल्यू में डिफाइन कर दीजिए कि हमारे पास इमेजेस फोल्डर के अंदर d.png के नाम से फ़ोटो है। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। अब डेकोरेशन का काम करेंगे। आ जाइए style.css में, हेडर ID वैल्यू इसलिए हैश के सिंबल के साथ सेलेक्ट होगा। हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, मैंने हाइट का वैल्यू सेट कर दिया 600 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो नोटिस कीजिए यहाँ जो बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हो ना, ये ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट वाले चैप्टर में मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था, cssgradient.io। इसी वेबसाइट पे आइएगा, बैकग्राउंड में जाइएगा, अच्छा सा ग्रेडियंट कहीं से भी चूज़ कर लीजिए। मैंने ग्रेडियंट हंट को चूज़ किया, ये वाला वो कलर है। इस पर क्लिक करेंगे तो कोड कॉपी हो जाएगा, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसको हटा दीजिएगा, सीधे लिखिएगा बैकग्राउंड। रन करने पे देखिए कुछ ऐसा दिखा। लेकिन देखिए हेडर के बाहर आपको वाइट स्पेस दिखा, वो इसलिए क्योंकि बॉडी में पैडिंग मार्जिन होता है, उसको हटाएंगे ना तो वो दिखना बंद हो जाएगा। तो हेडर के ठीक ऊपर पैडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि पैडिंग का वैल्यू 0 कर दीजिए और मार्जिन का वैल्यू 0 सेट कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। अभी भी ऊपर में वाइट स्पेस दिखा, हो सकता है H1 की वजह से हो वो। अभी अरेंज करेंगे ना फोटो और टेक्स्ट को तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे देखिए टेक्स्ट लेफ्ट साइड है, फोटो राइट साइड, तो उसके लिए फ्लेक्स मेंटेन करना होगा। यहाँ पे हेडर में डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप सेट कर दो फ्लेक्स।
अगर आप सेव करके रन करोगे तो देखिए कंटेंट अरेंज होते ही ऊपर में जो वाइट स्पेस था वो चला गया। अब इसको लेफ़्ट इसको राइट सेट करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्पेस हाइफन बिटवीन अगर आप देते हो तो यहाँ देखिए ये लेफ़्ट में रह जाएगा, ये राइट में, लेकिन इसके पहले स्पेस नहीं होगा। आप चाहते हो उसके पहले स्पेस हो तो स्पेस अराउंड का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे क्या होगा, इसके पहले स्पेस होगा और यहाँ भी स्पेस होगा। लेकिन ये स्पेस बराबर नहीं है, बीच में ज़्यादा होगा, लेफ़्ट कम होगा, राइट कम होगा। मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट में, बीच में और राइट में स्पेस बराबर हो, तो उसके लिए अराउंड की जगह इवनली लिखेंगे। ये सब पढ़ चुके हो आप मुझसे CSS2 में ही, तो अब ठीक है, आपके PC पे सही से नज़र आएगा। वर्टिकली सेंटर में चाहिए मुझे, तो अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे, इसका वैल्यू सेट कर देंगे सेंटर। ये देखिए, अब इस पर काम कीजिए। कोडिंग OTT पे मैंने कोई ID वैल्यू नहीं दिया है, सीधे मैं H1 से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा वरदाना। फॉन्ट हाइफन साइज़ का वैल्यू सेट कर दीजिए 120 पिक्सल। सेव करके ज़रा रन कीजिए, ऐसा दिखा। पैडिंग मार्जिन है इसमें डिफ़ॉल्ट, हटाइए उसे, तो पैडिंग का वैल्यू 0, मार्जिन का वैल्यू 0। सेव करके रन करेंगे तो नीचे का स्पेस थोड़ा सा कम जाएगा। अब इस पर काम करेंगे। उसको हमने किस टैग से लिखा है, P टैग से, तो उसका फ़ॉन्ट फैमिली पहले चेंज कीजिए, सैंस हाइफन सेरिफ दे देंगे। फिर फ़ॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल करेंगे, मैंने 32 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर दिया इसका। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। इसमें मार्जिन टॉप का इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मार्जिन टॉप इसका कम करना है ऊपर का, मैंने 10 पिक्सल डिफ़ाइन कर दिया। सेव करके रन कीजिए, ठीक है। अब इस पे विजिट नाउ को डिज़ाइन कीजिए। तो वो बटन टैग से हमने राइट किया है। सबसे पहले बटन का बॉर्डर हटाइए, तो आप CSS3 पढ़ रहे हो इसलिए बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दीजिएगा बॉर्डर और वैल्यू दीजिएगा नन। ऐसा करने से बॉर्डर हट जाएगा बटन का। अब इसके बाद कलर चेंज कर दीजिए, तो बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल किया डीप स्काई ब्लू, ये कलर दे देंगे। पैडिंग का इस्तेमाल कीजिए, मैंने 24 पिक्सल टॉप बॉटम दे दिया पैडिंग, और लेफ़्ट राइट मैंने दे दिया 48 पिक्सल। सब आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो। थोड़ा सा पैडिंग टॉप बॉटम मुझे कम करना है, 16 पिक्सल कर दीजिए, रन कीजिए, ठीक है। अब फॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिए, 18 पिक्सल फॉन्ट साइज़ कर दीजिए। फिर फॉन्ट हाइफन वेट का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू कर दीजिए बोल्ड और कलर का वैल्यू कर दीजिए वाइट। तो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ेगा 18 पिक्सल, टेक्स्ट मोटा हो जाएगा बोल्ड से और कलर वाइट हो जाएगा। रन कीजिए, ऐसा दिखा। तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट हो गया, जैसा ये था वैसे ही मैंने इसको भी डिज़ाइन कर दिया। अब सोचना है कि ऐसे एनिमेशन कैसे होगा ये वाला। पहले फ़ोटो पे फोकस करते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ मूव होता हुआ आपको दिखे ना, जैसे फ़ोटो मूव हो रहा है ना लेफ़्ट से राइट, हो सकता है टॉप से बॉटम होता, हो सकता है बॉटम से टॉप होता, या पूरे पेज पे कहीं पे भी मूव होता। तो मूव होने वाला एनिमेशन जिसमें भी होगा आप समझ जाओ कि उसे आपको इंडिपेंडेंट करना है। तो आपको याद होगा पोजीशन प्रॉपर्टी से हम किसी भी एलिमेंट को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ताकि जब उसे हम मूव करें तो उसके कारण दूसरे एलिमेंट पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो अगर फ़ोटो में एनिमेशन देना है ना, तो सबसे पहले IMG को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि फ़ोटो को, इसका वैल्यू रिलेटिव कर देंगे। अगर आप सेव करके रन करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आप स्वतंत्र हो इस एलिमेंट के लिए। अब आप टॉप वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम। मान लीजिए मुझे टॉप से 100 पिक्सल मूव करना है, तो मैं राइट करूँगा 100 पिक्सल टॉप का वैल्यू। देखिए मूव हुआ, लेकिन इसके मूव होने की वजह से बाकी एलिमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस एलिमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया पोजीशन के रिलेटिव वैल्यू से। वैसे ही राइट से मूव करना हुआ तो आप क्या दोगे, राइट जितना मूव करना है आप दीजिए, देखिए मूव हो गया। लेफ़्ट से मूव करना है तो क्या दोगे, लेफ़्ट का वैल्यू जितना मूव करना है वो दीजिएगा। बॉटम से मूव करना है तो क्या देंगे, बॉटम का वैल्यू देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर एलिमेंट में आपको मूव करने वाला एनिमेशन देना है ना, तो पहले पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव देंगे, उसके बाद एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी पास कीजिए। आप एनिमेशन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो ना, तो एनिमेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसका नेम डिफ़ाइन कीजिए, तो मैंने इसका नेम डिफ़ाइन कर दिया स्लाइड राइट। कितने देर में एनिमेशन ख़त्म होगा, मैंने राइट कर दिया 0.5 सेकेंड में एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा। अब ये एनिमेट करेगा कैसे, देखिए सिर्फ इतना लिख देने से एनिमेशन होगा नहीं। ये जो हमने लिखा है ना स्लाइड राइट, ये सिर्फ IMG को सेलेक्ट करने के लिए है, और 0.5 ये तो टाइमिंग है एनिमेशन का। अब IMG को सेलेक्ट करने के लिए हमें @ की फ्रेम्स का इस्तेमाल करना होगा, और IMG के एनिमेशन का नाम क्या है, स्लाइड राइट। तो ऐसा करने से ये IMG सेलेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप डिसीजन लो कि कैसे एनिमेशन होगा। तो मैंने फ्रॉम का इस्तेमाल किया। सबसे पहले आपको ये जो फ़ोटो है ना ये छिपा कर रखना होगा राइट में। जैसे यहाँ देखिए ये ओरिजिनल है, मैंने पेज को रिलोड किया, ये छिपा हुआ था और तब जाकर इधर से राइट से स्लाइड होकर आया। तो पहला काम है हमारा कि हम शुरुआत में ही इस फ़ोटो को दाहिने साइड ही छिपा कर रखें। जिस साइड से आपको निकालना है ना उस साइड छिपा कर रखेंगे। दाहिने से निकालना है तो इसको दाहिने में छिपा कर रखेंगे। तो राइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। राइट प्रॉपर्टी काम करेगा ना, क्योंकि IMG में पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव है। अगर आप ये नहीं दिए रहते तो यहाँ राइट आपका काम नहीं करता। मैंने इसको 300 पिक्सल मूव कर दिया। सेव करके रन कीजिए। देखिए उल्टा मूव हो रहा है, मतलब दाहिने से बाएं जा रहा है। आप चाहते हो दाहिने में ही छुपे तो इसको माइनस में कीजिए। सेव करके रन कीजिए। देखिए छुप रहा है, गया। इसको और छुपा के रखिए ज़रा, 500 पिक्सल कीजिए। ऐसे पूरी तरह से नहीं छुपा, 600 पिक्सल कर दीजिए। ठीक है, वो छुप रहा है लेकिन फिर वापस आ रहा है ना, हमने 2 डिफाइन नहीं किया है। अब आप 2 का वैल्यू सेट कर दो। 2 में राइट का वैल्यू 0 सेट कर दो। तो अगर पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव है तो राइट का वैल्यू अगर आप 0 सेट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने पोजीशन पे आएगा जहाँ वो पहले से था 600 पिक्सल मूव करने से पहले। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए आया। तो शुरुआत में क्या हो जा रहा है, ये 600 पिक्सल छुप जा रहा है दाहिने की दिशा में, और अंत में क्या होता है, ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो वापस ये अपनी जगह पे आ जाए इसलिए राइट का वैल्यू 0 करेंगे। देखिए राइट में ही आपने छुपाया है, राइट के लिए ही -600 पिक्सल है ना, तो राइट में ही 0 करेंगे। अगर लेफ़्ट होता ना तो लेफ़्ट में ही 0 करते। समझ गए। सेव करके रन कीजिए। काम कर रहा है, लेकिन नीचे में स्क्रॉल बार आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो जब भी आप मूवमेंट वाला एनिमेशन दोगे ना, आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को बंद करना होगा। ये फ़ोटो किस डब्बे के अंदर बंद है, हेडर डब्बे के अंदर। तो ये रहा हेडर। आप इसमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए हिडन। तो अब क्या होगा, एनिमेशन होते वक्त हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा, पहले नीचे में आ रहा था वो। ठीक है, अब इस पे काम करेंगे। ये रहा H1। एनिमेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। कुछ नाम डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया फेड। टाइमिंग डिफाइन कर दीजिए। मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 सेकेंड। अगर आप सेव करके रन करोगे तो एनिमेशन नहीं होगा। फेड का मतलब है कि मूवमेंट नहीं होगा, इसका कोई भी कलर नहीं होगा पहले से, लेकिन धीरे से कलर आएगा। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं रिलोड करता हूँ। कोई कलर नहीं है कोडिंग OTT में, लेकिन धीरे से कलर आता हुआ दिखा, वही होता है फेड इफेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो कोडिंग OTT टेक्स्ट है ना, इसमें एनिमेशन का नेम डिफाइन करके इसका कलर हटा देना है। तो जब भी किसी एलिमेंट का कलर हटाना होगा ना तो ओपेसिटी का वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, तो अभी सेव करके रन कीजिए। एलिमेंट वही है लेकिन कलर हट गया। समझ गए। अब इसका कलर आ जाना चाहिए, तो कलर आने के लिए ओपेसिटी का वैल्यू 1 कर देंगे, लेकिन एनिमेशन के अकॉर्डिंग। एनिमेशन का नाम क्या है, फेड। चलिए की फ्रेम्स को डिफाइन करते हैं। की फ्रेम्स की सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे उसे ऐसे। तो फेड वाला एनिमेशन सेलेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम ओपेसिटी का वैल्यू 0 ही रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस वक्त एनिमेशन का शुरुआत हो उसका कलर नहीं हो, लेकिन जैसे ही एनिमेशन एंड हो उसका कलर आ जाए। इसलिए ओपेसिटी 1 करने का काम किस में कीजिएगा, 2 में। ये जो 2 है इसमें। सेव करके रन कीजिए। देखिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये फ़ोटो आ जाए तब वो एनिमेशन हो। तो इसके लिए आपको ये एनिमेशन थोड़ी देर बाद शुरू करना होगा। फ़ोटो कितने देर में आ जाएगा, यहाँ देखिए IMG 0.5 सेकेंड में फ़ोटो का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा फ़ोटो वाले एनिमेशन का। तो हम ऐसा करेंगे 0.5 सेकेंड के बाद इसमें एनिमेशन देंगे। ये जो H1 वाला टेक्स्ट है इसमें, तो जो H1 वाला टेक्स्ट होगा ना, इसमें एनिमेशन हाइफन डिले का इस्तेमाल कीजिएगा और पास कर दीजिएगा 0.5 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, ये जो एनिमेशन फेड इफेक्ट है ना, ये इसमें तब लागू होगा जब 0.5 सेकेंड बीत जाएगा। तो 0.5 सेकेंड बीतने का मतलब है फ़ोटो तब तक आ चुका होगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं पेज रिलोड करता हूँ। फ़ोटो आया तब ये दिखा। देखिए फ़ोटो आने के बाद दिखा, लेकिन नोटिस कीजिए फ़ोटो आने के बाद जब इसमें एनिमेशन हुआ तो वापस इसका कलर चेंज हो गया, मतलब चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फेड में हम ओपेसिटी 1 कर देते हैं ना, तो एनिमेशन ख़त्म होने के बाद वो अपने प्रीवियस स्टेट में पहुंच जा रहा है। ये जो टेक्स्ट है इसका प्रीवियस स्टेट क्या है, पहले से इसमें तो कलर नहीं है, इसलिए कभी भी एनिमेशन ख़त्म होगा ना तो वापस वो अपने प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे
फेड का एनिमेशन जहाँ तक फाइनली पहुँच चुका है ना, ओपेसिटी 1 तक पहुँच चुका है, तो ये यहीं पे आकर रुक जाए, वो अपने प्रीवियस स्टेट में नहीं जाए। नोटिस कीजिए H1 में ओपेसिटी का वैल्यू 0 है पहले से, तो यही तो उसका प्रीवियस स्टेट है, इसलिए यहाँ पे ओपेसिटी इफेक्ट आने के बाद वो चला जा रहा है, यानी कि ये फिर से लागू हो जा रहा है ओपेसिटी 0। आप चाहते हो कि ओपेसिटी 1 जो वहाँ 2 से आपने लागू किया है वहीं पे एनिमेशन रुक जाए, तो इस H1 में जो आपने एनिमेशन का ड्यूरेशन दिया है ना, इसी में फॉरवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या होगा, पेज रिलोड कीजिए, देखिए एनिमेशन होकर जहाँ तक लास्टली एनिमेशन हुआ था ना 2 के आधार पे ओपेसिटी 1, वहीं पे ये रुक जाएगा, ये प्रीवियस स्टेट में नहीं पहुँचेगा, ठीक है। अब ऐसा ही एनिमेशन इफेक्ट इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, तो आपको वापस की फ्रेम्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। H1 में ये जो तीनों प्रॉपर्टी आपने लगाया है ना, वही आप पैराग्राफ में भी लगा दो, तो क्या होगा, इसका भी नेम फेड है, तो की फ्रेम फेड जो है ना इसमें भी लागू होगा। सेव करके रन कीजिए। लेकिन नोटिस कीजिए दोनों एनिमेशन एक साथ हुआ, इसका और इसका। तो अभी क्या करेंगे, जब कोडिंग OTT टेक्स्ट का एनिमेशन हो जाएगा तब इसको लागू करेंगे। तो SP में आइए, एनिमेशन डिले कितना का है, 0.5 सेकेंड का, और H1 में भी 0.5 सेकेंड का है, तो इस H1 से ज़्यादा डिले इसको कर दीजिए। 0.5 सेकेंड में H1 का एनिमेशन होता है, तो इसका आप 1 सेकेंड में करो SP का। अब देखिएगा, अब कोडिंग OTT टेक्स्ट आ जाएगा तब ये आएगा, समझ गए। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी बटन में भी पास कर दीजिए तीनों, लेकिन बटन का एनिमेशन कब होना चाहिए, जब पी का एनिमेशन ख़त्म हो जाए। तो कितने देर में पी का एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा, 1 सेकेंड में, मतलब डिले कितने देर का है पी का, 1 सेकेंड का। तो इस बटन में एनिमेशन डिले 1 सेकेंड से ज़्यादा का देंगे, मैंने 1.5 सेकेंड दे दिया। सेव करके रन कीजिए, ये देखिए। तो एनिमेशन टाइमिंग का खेल है, प्रॉपर्टी से उतना बेहतर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप सही टाइमिंग मेंटेन नहीं करोगे तो। और 2 मिनट में एनिमेशन नहीं बनता है, टाइमिंग मैच करके देखना पड़ता है, तब जाकर वो परफेक्ट होता है, समझे। सोचिए इसके आधार पे और कैसा एनिमेशन आप बना सकते हो। लाइक कीजिए वीडियो को, अगर कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।